हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर को जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म का नाम है अनलॉक्ड, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसका प्लॉट सेट है डिजिटल स्पाइंग के ऊपर। ये फिल्म इमोशंस का रोलर कोस्टर होने वाली है, जिसका एंड ट्विस्ट देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनलॉक्ड। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की नामी से होती है, जो एक बहुत जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की है। उसके डैड का एक कैफे है जिसमें वो कभी कभी उनकी मदद करने के लिए चली जाती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। वो रोज सुबह अपने फोन के अलार्म से ही उठती है। उसे फोन चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। वो एक पल भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकती है। लेकिन एक रात गलती से नींद में होने की वजह से उसका फोन एक बस में छूट जाता है, जिसे एक अनजान आदमी उठा लेता है। अब अगली सुबह नामी की दोस्त उसके घर जाकर उसको उठाती है। नामी उठकर सबसे पहले अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर फोन ना मिलने की वजह से वो थोड़ा परेशान होती है। इसलिए अब वो तुरंत अपने फोन पर कॉल करती है, जिसको एक लड़का उठाकर फीमेल वॉइस में बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन बस में गिरा हुआ मिला था। नामी उसे एक कैफे की लोकेशन देते हुए कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप इसको लेकर इस कैफे में आ सकते हैं। वो भी कैफे में मिलने के लिए हाँ कर देता है और कॉल कटने के बाद वो नामी के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अनलॉक नहीं कर पाता है और फोन को तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं, जिनको जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो मिट्टी में गड़ी हुई है। वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सारे सबूत मिट जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कातिल का पता नहीं लग पाता है। पर इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिटेक्टिव वूजी मैन को किन्हीं कारणों की वजह से ये पता चल जाता है कि ये खून उनके बेटे जून ने किया है। असल में जून वही लड़का है जिसके पास नामी का फोन होता है। उधर नामी अपने डैड के कैफे में उनकी मदद करवा रही होती है। तभी जून फिर से नामी को फोन करके उससे फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग में दोबारा बात करता है और कहता है कि मुझसे गलती से तुम्हारा फोन नीचे गिरकर टूट गया, लेकिन मैंने उसे रिपेयर होने के लिए एक शॉप पर दे दिया है, इसलिए मैं आपको उसी शॉप का एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ से फोन कलेक्ट कर लेना। जिसके बाद वो नामी को उस शॉप का एड्रेस दे देता है और कुछ ही देर बाद नामी उस शॉप पर पहुँच जाती है, जहाँ पर जून उससे उसी शॉप का एम्प्लॉय बनकर मिलता है। उसने एक कैप और मास्क लगाया होता है। वो नामी को एक फॉर्म फिल करने को देता है, जिसमें नामी को अपनी डिटेल्स और अपने फोन का सिक्योरिटी कोड भी डालना पड़ता है। और नामी के फोन का पासवर्ड पता चलते ही वो उसमें एक स्पाईवेयर को डाल देता है। जून उसके फोन का एक क्लोन बनाकर उसको फोन वापस दे देता है, जिससे अब नामी की जिंदगी में होने वाले एक एक पल का जून को पता चलता रहेगा कि वो किससे बात कर रही है और उसके दोस्त कौन कौन है। जून उसके फोन के कैमरे से हर पल उस पर नजर रख रहा होता है। वो अगले दिन शाम को नामी के कैफे में भी आता है, पर नामी उसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जब नामी उससे मिली थी तो उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और कैप लगा रखी थी। वो नामी से उसके कैफे की एक स्पेशल ड्रिंक मांगता है, जो नामी के पिता सिर्फ उसके लिए ही बनाया करते थे। नामी उसे ड्रिंक लाकर देती है, पर अब तक वो नामी के सारे राज और उसकी पसंद और नापसंद सबके बारे में जान चुका था, जिससे वो नामी की पसंद की चीजें करके उससे बात करने लग जाता है और उसे अपने बारे में भी बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। जून उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है, पर नामी के डैड उसे और नामी को बात करते हुए देख लेते हैं। अब नामी अगले सुबह अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, जहां हमें पता चलता है कि नामी एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करती है। वो कंपनी की एक अच्छी और काबिल एम्प्लॉय है और उसके अच्छे काम को देखकर उसकी बॉस उसे अपने पास बुलाकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो उसको डबल सैलरी भी ऑफर करती है और साथ में ये बोलती है कि ये डबल सैलरी वाली बात प्लीज तुम कंपनी में किसी को मत बताना। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव जी मैन जून के खून के बारे में अपनी वाइफ को बताता है कि शायद हमारे बेटे ने खून किया है, लेकिन जून की मॉम उसको मना करती है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। जिस पर जी मैन अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने तुम्हारे फोन में जून और तुम्हारी चैट पढ़ ली है
तो मुझसे तो झूठ मत बोलो। पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। तभी उसे अपने असिस्टेंट का मैसेज आता है कि हमने जून की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, इसीलिए जी-मैन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उसी लोकेशन पर जून के घर पर पहुँचता है, जहाँ उसको काफी सबूत भी मिलते हैं और इन्हीं सबूतों में उसे वहाँ उस लड़की की फोटो भी मिल जाती है जिसको कहानी की शुरुआत में मरा हुआ दिखाया गया था, जिनको देखने के बाद अब उसका शक और भी गहरा हो गया था। जी-मैन को जून के घर में काफी सारी लड़कियों के फोन भी मिलते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ और देख पाता तभी जून घर पर आ जाता है। जून बहुत चालाक था, इसलिए उसको पता चल जाता है कि शायद मेरे घर पर कोई है। वो बाहर से झांक कर अपने डैड को अंदर से देख लेता है और तभी उनके फोन पर एक फोटो के साथ एक मैसेज भेजता है कि हाय डैड, कैसे हो। और उस मैसेज को देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि जून यही कहीं आसपास ही है और वो जैसे ही उसे देखने के लिए बाहर आता है, इतने में जून घर के अंदर जाकर सारे सबूतों को मिटा देता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से नामी के डैड के कैफे में आता है और उससे वही सेम ड्रिंक मांगता है। नामी के डैड उसको देने से मना कर देते हैं, पर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर आता रहता हूँ और कल ही तो मैंने ये ड्रिंक पी थी। नामी के डैड जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो उसे अपनी स्पेशल ड्रिंक दे देते हैं। लेकिन जब नामी और उसके डैड घर जा रहे होते हैं तो वो नामी को जून से दूर रहने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो आदमी झूठा है, वो हमारी शॉप पर बस 2 बार ही आया है, लेकिन उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। नामी उनकी बातों को अनसुना कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जून इन दोनों की सारी बातों को सुन रहा होता है और उसी रात वो नामी बनकर नामी के डैड को मैसेज करता है और उनके फोन में भी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है। अब वो नामी और नामी के डैड दोनों की पूरी जिंदगी के बारे में जानता था। वो नामी के डैड पर भी पूरी नजर रखता है। जून के इरादे सही नहीं थे, इसीलिए एक रात जैसे ही नामी के डैड बाहर जाते हैं, वो उन पर पीछे से हमला करके उनको उन्हीं के घर में बांध देता है और खुद भी नामी के डैड के घर में ही रहने लगता है। वो उसी रात नामी के नाम से उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय और उसकी बॉस को उल्टी सीधी गालियां और अनाप शनाप मैसेज कर देता है। वो सैलरी डबल वाली बात भी लीक कर देता है, जो उसकी बॉस ने किसी को भी बताने से मना करा था। उधर दूसरी ओर अब पुलिस वालों को एक पहाड़ी के पास से 8 डेड बॉडीज जमीन में गड़ी हुई मिलती है, जो तेज बारिश होने की वजह से बाहर आ गई थी। ये कहानी अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इसीलिए अगली सुबह जब नामी उठकर अपने फोन के मैसेजेस को चेक करती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ये सोचती है कि मेरे फोन से मेरे ऑफिस वालों को किसने मैसेज कर दिए। वो जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकलती है, जहाँ पहुँचने पर सब उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। वो अपनी बॉस को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये मैंने नहीं किया है, आप तो मुझे जानती हो, मेरे फोन का किसी ने गलत इस्तेमाल उठाया है। लेकिन उसकी बॉस उसकी एक नहीं सुनती है और उसको धक्के मारकर उसके ऑफिस से निकाल देती है। अब धीरे धीरे जून नामी की लाइफ से सब खुशियों को दूर कर रहा होता है। वो रोते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसको इस घटना के बारे में बताती है। वो फौरन नामी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उनसे उस आदमी को ढूंढने के लिए बोलती है जिसने नामी के फोन से ये सब किया है। पर पुलिस वाले उनको मना कर देते हैं कि ये सारी वारदात ऑनलाइन हुई है और इसके कल्प्रिट को ढूंढना नामुमकिन है। जिसको सुनकर नामी की दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों पर भड़कने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब उसी वक्त नामी को उसके डैड का मैसेज आता है कि आज कॉफी शॉप बंद रहेगा, जो असल में जून होता है, ताकि नामी को ये शक ना हो कि उसके डैड गायब हैं। नामी और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने कॉफी शॉप को खोलकर उसमें बैठकर नामी के इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। नामी को लगता है कि शायद जून हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसीलिए वो जून को सारी बातें बता देती है। वो उसे अपना फोन भी दे देती है ताकि जून फोन को चेक कर सके, जिस पर जून नामी को ये बताता है कि तुम्हारे फोन में किसी ने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे सामने वाला तुम्हारे फोन की सारी जानकारी और एक्सेस ले सकता है, जहाँ पर वो फिर से नामी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे बाहर अकेले में बुलाकर बताता है कि तुम्हारे साथ ये किसी अपने नहीं किया है, जो तुम्हारे बहुत नजदीक हो, जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो, क्योंकि उस आदमी को तुम्हारे फोन का पासवर्ड और तुम्हारे सारे राज पता है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि नामी की फ्रेंड
कैफे के अंदर से उन दोनों की वीडियो बना रही होती है, जिस पर नामी की नजर पड़ जाती है और जिसको देखते ही नामी को अपनी बेस्ट फ्रेंड पर शक होने लगता है। वो चुपचाप अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पहाड़ी से मिली 8 लाशों के बारे में बताने लगती है, पर नामी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। नामी से रहा नहीं जाता है, इसलिए वो उसको बोल ही देती है कि क्या तुमने मेरे साथ ये किया है, क्योंकि मेरे सारे राज और मेरे फोन का पासवर्ड ये सब सिर्फ तुम्हें ही पता है। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। इसलिए वो उसे कभी दोबारा उसके पास कॉल ना करने के लिए कहकर रोते हुए उस कैफे से चली जाती है, जिसे जून भी बाहर खड़ा हुआ देख रहा होता है। नामी घर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचने लगती है कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्या पता उसने ये सब ना किया हो। इसीलिए वो रोते हुए गुस्से में अपने फोन को जमीन पर दे मारती है, जिससे एक बार फिर से उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। उधर ऑफिसर जी मैन मिली हुई 8 डेड बॉडीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि उन्होंने अगर जल्दी से जून को नहीं रोका तो ना जाने वो और कितनों को अपना अगला शिकार बनाएगा। इसीलिए वो लोग जून को ढूंढने लग जाते हैं और खुशकिस्मती से उन लोगों को जून की उस मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के बारे में पता चल जाता है, जहां वो लोगों के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया करता था। वो लोग उस जगह तहकीकात करने पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको 8 फोन कस्टमर्स के नाम और डिटेल्स मिलती है। ये वही 8 लोग होते हैं जिनकी डेड बॉडी पहाड़ी से मिली थी, पर जी-मैन कहता है कि ये 9 है। मैंने एक नामी नाम की लड़की की डिटेल्स भी जून के घर पर देखी थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और देख पाता उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। जी-मैन का असिस्टेंट उसको बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम नामी को अभी भी बचा सकते हैं। और तभी पीछे से वहाँ पर नामी आ जाती है, जो फिर से अपना फोन यहाँ पर रिपेयर करवाने आई थी। लेकिन अब उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि इस शॉप वाले ने ही उसके फोन में स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया था, जो कोई और नहीं बल्कि जून ही था, जिसकी वजह से उसकी नौकरी गई और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे दूर हो गई। नामी बोलती है कि वो इतने दिनों से मेरे सामने ही था, लेकिन मैंने उस पर कभी भी शक नहीं किया। लेकिन अब नामी जून से बदला लेने की ठान लेती है, इसीलिए वो ऑफिसर्स को बोलती है कि मैं उसे मिलने के लिए अपने कैफे में बुलाऊंगी, आप दोनों वहां आकर उसको पकड़ लेना और उसको शक ना हो, इसीलिए मैं इस फोन को इस्तेमाल करती रहूंगी। जी-मैन को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो ऐसा ही करते हैं। नामी जून को मैसेज कर अपने कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। जी-मैन और उसका असिस्टेंट भी कैफे के बाहर ही छुप जाते हैं, लेकिन जून इतनी आसानी से इन लोगों के हाथ नहीं आने वाला था। वो अपने बाल काटकर और चश्मा घर पर रखकर नामी से मिलने जाता है और जैसे ही कार से उतरकर कैफे की ओर बढ़ता है, जी-मैन और उसका असिस्टेंट उसको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसके न्यू लुक की वजह से उसको पहचान नहीं पाते हैं। जबकि जून उल्टा उन दोनों पर भड़कने लगता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, तुम सिविलियंस को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और जून वहां से चला जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि शायद जून को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। लेकिन तभी उनके पास पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है और उनको पता चलता है कि उनके चीफ को पता चल गया है कि जिसने 8 लोगों को मारा है वो जी-मैन का बेटा जून है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे इस केस से हटा दिया है। लेकिन जी-मैन जानता था कि जून कितना खतरनाक है, इसलिए वो ये सोच लेता है कि जून को तो मैं अपने हाथों से गिरफ्तार करके रहूंगा। वो नामी को भी कहता है कि तुम भी अकेले मत रहना, तुम अपने डैड के घर चली जाओ। नामी भी अब उस फोन से अपने सिम और मेमोरी कार्ड को निकालकर दूसरे सही फोन में डाल लेती है और जो फोन उसने जून से रिपेयरिंग शॉप पर लिया था उसको फेंक देती है। जी-मैन उसे उसके डैड के घर तक छोड़ने जाता है, जहां पर वो जाने से पहले नामी को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। उधर नामी अपने डैड के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड आराम से सो रहे हैं, इसलिए वो उनको नहीं उठाती है और जाकर अपने रूम में लेट जाती है। तभी उसके पास जून का मैसेज आता है, जो उसको बोलता है कि किसी काम में होने की वजह से वो आज उससे मिलने कैफे में नहीं आ पाया। नामी उसके इस मैसेज को देखकर तुरंत उसको कॉल लगा देती है। तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से फोन बजने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि शायद जून यहीं पर है, इसीलिए वो जल्दी से अपने डैड को देखने जाती है, लेकिन उसके डैड भी वहाँ पर नहीं होते हैं। इसीलिए घबराकर वो डिटेक्टिव जी-मैन के कार्ड के नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन जून इतना चालाक होता
होता है कि वो उसका ये वाला फोन भी हैक कर लेता है। वो घर के हॉल की ओर जाने लगती है जहाँ पर जून उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। नामी उससे अपने डैड के बारे में पूछती है कि तुमने उनके साथ क्या किया, जिस पर जून उसे उसके डैड की वीडियो दिखाता है जिसमें वो बेहोश है और उसके गले पर एक चाकू लगा होता है, जिसको देखकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है और जून से कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस मेरे डैड को छोड़ दो। जिस पर जून नामी से डिटेक्टिव जी मैन को मैसेज करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम डिटेक्टिव को मैसेज करो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाता है जहाँ उसने उसके डैड को बाथ टब में रखा हुआ था। वो नामी के डैड के गले पर चाकू लगाकर उससे अपने आप को एक डक्ट टेप से बांधने को कहता है और बाथ टब का पानी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उसके डैड डूबने लगते हैं। वो नामी के मुंह पर भी टेप लगाकर उसे भी उसी टब में डुबा देता है, जहाँ वो अपने सभी शिकारों की तरह नामी को भी मारने से पहले उसकी आखिरी फोटो लेता है और बाथरूम का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसको डिटेक्टिव जीमैन का कार्ड जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है जो उन्होंने नामी को दिया था। वो उसे उठाकर देखने लगता है जिस पर ये लिखा था कि अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बस कॉल कर देना, मैसेज मत करना। जून समझ चुका था कि वो फंस गया है और तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। जीमैन और उसका असिस्टेंट घर के अंदर उसे पकड़ने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन जून बहुत शातिर है इसलिए वो जीमैन के असिस्टेंट पर एक लोहे की चीज से वार करने वाला होता है, पर डिटेक्टिव जीमैन इस बार उसे पकड़ लेता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारते हुए पूछता है कि जून कहाँ है और तुम कौन हो, जिस पर वो बोलता है कि डैड मैं आपका बेटा जून ही हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, प्लीज मुझे मत मारिए। उधर जीमैन का असिस्टेंट नामी को पानी से निकालकर बचा लेता है, लेकिन उसके डैड अभी भी बेहोश होते हैं जिनको उठाने की वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर जीमैन उसके बैग को चेक करने लगता है जहाँ अब हमें इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जीमैन को उसके बैग से अपने बेटे का फोन मिलता है और उसको पता चलता है कि असल में जून तो मर चुका है और ये जो अपने आप को जून बता रहा है वो एक सीरियल किलर है जिसका सबसे पहला शिकार जून ही था, जिसे मारकर इसने उसकी आइडेंटिटी ले ली थी और वो जून बनकर सब लोगों को मार रहा था। असल में जून तो एक अच्छा लड़का था जो वापस अपने मॉम डैड के पास आ रहा था, लेकिन तभी इसने उसे मार दिया। अब अपने बेटे की मौत की खबर जानकर जीमैन उस किलर को बंदूक से मारने वाला होता है, लेकिन किलर उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी वाइफ से जून बनकर कौन बात करेगा। ये सुनने के बाद वो उसे मार नहीं पाता है, लेकिन तभी नामी पीछे से आकर डिटेक्टिव जीमैन के हाथ से बंदूक छीनकर उसको गोली मार देती है, जिससे वही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उधर नामी के डैड को भी होश आ जाता है और उन दोनों को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस सीरियल किलर के बारे में अब सभी लोगों को पता चल चुका था क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। अब हमें इस घटना के कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी और उसके डैड बिल्कुल ठीक हो चुके थे। नामी अपने कैफे में अपने डैड और अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है जो दूर से उसकी वीडियो बना रहा होता है। नामी दूर से खड़ी हुई ये सब देख रही होती है जो उसको बहुत अजीब लगता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।